अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी हमने थ्योरी पहले पढ़ ली है, लेकिन अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें से 100% एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं, न्यूमेरिकल आता है एक, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हम प्रदीप की बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही हमें पता होना चाहिए कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर फॉर्मूला यूज़ होता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे पाई होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, वही जो हम पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, जो हमें निकालना होता है क्वेश्चंस में। वी वॉल्यूम होती है, एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है गैस कांस्टेंट, या इसको हम इसमें सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और डी होता है टेम्परेचर। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले तो हमने देख लिया कि फॉर्मूले में हमें क्या क्या यूज़ करना है। यहाँ पे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला हमें हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। एक और चीज़ अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यहाँ पे, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कि क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो इन्होंने हमें कहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 60 दे रखा है, और हमें आर की वैल्यू दे रखी है, मतलब अपने कांस्टेंट की वैल्यू पहले से दे रखी है 0.0821 लीटर ATM पर डिग्री पर मोल। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, पाई, तो हमें पाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, 273 केल्विन। फिर उन्होंने हमें दे रखा है 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि या तो मैं 5% है ना, तो 5% अगर मैं सोल्यूशन बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये होता है कि मैंने 5 ग्राम्स, ओहो, कि मैंने 5 ग्राम सोल्यूट को मिक्स किया है 100 सीसी सोल्यूशन में, या इसको कभी कभार हम 100 ग्राम भी लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम 100 सीसी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 ग्राम का यहाँ पे मीनिंग हमने ये समझा यहाँ पे कि ये जो 5 ग्राम सोल्यूट गिवन था, इसका क्या मतलब था, ये वो है, ये जो 5% सोल्यूशन हमें दे रखा था, इसका मतलब था कि हमने 5 ग्राम सोल्यूट के अंदर 100 सीसी जो सोल्यूशन है उसको मिक्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूट का मास हमें पता लग गया। सोल्यूट का मास कितना होता है, 5 ग्राम। याद रखना यहाँ पे सॉल्वेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ्रीजिंग और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में था। इसमें हमें सॉल्वेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वॉल्यूम, जो कि हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, उससे फ़र्क पड़ता है, और हमें अपने सॉल्यूट के मोल से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सॉल्यूट का मास लिख लिया। फिर इन्होंने मुझे बोला है कि हमने इसको मिक्स किस में किया है, हमने सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया है, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन यूरिया का है ये बेसिकली। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास भी इन्होंने हमें साथ में दे दिया, जो कि क्या है, 60 है। तो मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना है यहाँ पे, 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास है, तो इससे हम बहुत इजीली मोल्स निकाल सकते हैं ना, मोल्स निकाल सकते हैं हम सोल्यूट के, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गिवन मास, एक मिनट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो इसको जब हम लगाएंगे तो गिवन मास हमें क्या दे रखा है इन्होंने, एक मिनट, गिवन मास है 5, ये दिख रहा है ना, 5, और मॉलिक्यूलर मास कितना, 60, तो 5/60 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे मोल्स आ गए, इतने मोल्स हैं। ओके, अब हमारे पास एन भी निकल गया। अब हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम भी दे रखी है, वॉल्यूम दी नहीं है मतलब, हाँ, लेकिन हमें यहाँ से इनडायरेक्टली पता लग गई है,
यहाँ पे क्योंकि हमें पता लग गया ना 5% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि 5 ग्राम सॉल्यूट के अंदर हमने 500 सीसी 5 ग्राम सॉल्यूट को मिक्स किया है 500 सीसी सोल्यूशन के अंदर, है ना, ये पता लग गया हमें। ठीक है, तो सोल्यूशन का पता लग गया हमें, सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है 100 सीसी। ये जो 100 सीसी होता है ना, 100 सीसी का मतलब 100 ml, ये सीसी ही ml होता है, ठीक है, मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना होता है इसकी लीटर में, लीटर वाली यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 100 मिलीलीटर कितने लीटर के इक्वल होता है, बस 1000 से डिवाइड कर देना, 0.1 लीटर के इक्वल होता है। यही यहाँ पे 1000 मिलीलीटर होता तो 1 लीटर आ जाता, अभी 100 मिलीलीटर है तो 0.1 लीटर आ गया। ठीक है, तो हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 100 सीसी इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ओके, ये वॉल्यूम भी लिख दिया। अब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे, क्या है वो, फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू NRT। यही फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है पाई वी इज इक्वल टू NRT जो हम यूज़ करेंगे। तो पाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है इन्होंने, पाई तो हमें पता ही नहीं है, ये तो निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हमने अभी देखा क्या है 0.1 लीटर, लीटर में ये इज इक्वल टू NRT। एन क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स क्या निकाल दिए थे 5/60, तो 5/60, फिर है एन, एन क्या, आर, आर की वैल्यू इन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है ना कांस्टेंट की 0.0821, 0.0821, और टेम्परेचर क्या दे रखे हैं हमें 273 केल्विन। कोशिश करेंगे टेम्परेचर हम हमेशा केल्विन के अंदर ही लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस पाई को यहाँ रखो, बाकी सब चीज़ों को इस साइड ले जाओ, तो 0.1 को नीचे ले जाएंगे, 5 इंटू 0.0821 इंटू 273 अपॉन में 60 इंटू 0.1, ये नीचे आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.1 है, इसका एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट बाद है ना डेसिमल, तो ये 0.1 है तो ये 1 ही रह गया, 1 का तो क्या ही इंटू करके 1 ही आएगा। अब ऊपर देखो यहाँ पे है 0.0821, ये 4 डिजिट पहले आ गया डेसिमल, तो मतलब जो नीचे हम लिखेंगे ना, ये पॉइंट को हटा दो, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 के पहले था, तो बस नीचे 4 0 लगा देना है हमें। ठीक है, और ये जो 0 इसके आगे इसको हटा देते हैं, तो ये बन गया। अब 0 से हटा लेते हैं, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और बाकी हम इसमें बाकी पूरी कैलकुलेशन वगैरह करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करके। इसका आंसर आ जाएगा पाई का 18.68 ATM। तो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमने पाई की वैल्यू निकाल दी। तो फॉर्मूला मेन हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम अपने क्वेश्चन को समझ के डेटा को इंटरप्रेट करके गिवन लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन दे रखा है। दूसरा, हम चीज़ों को सही करेंगे, मतलब जैसे मुझे क्या क्या चाहिए होता है, मुझे मोल्स चाहिए फॉर्मूला के अंदर, है ना, मुझे सॉल्यूट का वॉल्यूम चाहिए, वो मुझे चाहिए लीटर के अंदर, तो मुझे मिलीलीटर के अंदर दिया तो मैं उसको लीटर में के अंदर कन्वर्ट करूँगी, ये मैंने काम करना है। ये सब करने के बाद सीधा फॉर्मूला लिखना है। नहीं भी आता पुट क्या करना है, कुछ भी नहीं आ रहा, गिवन लिख के बस फॉर्मूला भी लिख देंगे तो भी बहुत हद तक मार्क्स कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 ATM एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है शुगर सॉल्यूशन की, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे हमें, जो कि क्या है 2.46 ATM। और इन्होंने हमें क्या बोल रखा है कि इसमें इन्होंने किस टेम्परेचर पे इसको
अप्लाई किया है, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो गिवन होगा वो हम लिखेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे कंसंट्रेशन पूछी है, तो सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमने डिटेल्स लिख दी। अब देखो सबसे पहले हम सी का फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू CRT, हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें सी की वैल्यू ही पूछ रखी है। नॉर्मली हम कोई और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाई वी इज इक्वल टू NRT, जो कि इसी फार्मूला से बना होता है। वो इस फार्मूला से कैसे बना है, इस फार्मूला से ऐसे बना है क्योंकि हम कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स से और वॉल्यूम से। अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन जहाँ पे भी हमें इन्होंने कंसंट्रेशन पूछा वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मतलब N/V। तो C की जगह हम N/V डाल देंगे, तो पाई इज इक्वल टू N/V इंटू RT। अब V को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई V इज इक्वल टू NRT। तो फॉर्मूला अब हमारा क्या बन चुका है, पाई V इज इक्वल टू NRT। ये फॉर्मूला भी हम बहुत जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें वॉल्यूम दी होती है क्वेश्चन के अंदर, लीटर्स में या सीसी में या सेंटीमीटर क्यूब में। इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर हम पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इन्होंने कंसनट्रेशन पूछ रखी है। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमें गिवन था उन चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले तो हमें कंसनट्रेशन निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हम कौन सा फॉर्मूला को यूज़ करने वाले हैं, ये मेंशन करेंगे। तो फॉर्मूला यूज्ड विल बी पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ यहाँ पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। तो C की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी, RT को नीचे ले जाएंगे, पाई अपॉन में RT। तो कंसंट्रेशन में पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है, पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.46। तो 2.46 लिखा, अपॉन में हमें गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ATM में दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसकी वैल्यू होगी 0.0821। टेम्परेचर क्या दे रखा है 300 केल्विन, यहाँ पे 300 लिख दिया। अब यहाँ हमें दे रखा है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो नीचे जो डेसिमल है ये 4 डिजिट्स के बाद है, तो इसीलिए ऊपर हम 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे, तो 10000 डाल देंगे, और ऊपर 2.46 में 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसको हटा के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब 2 ज़ीरोज़ वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि नीचे भी 4 ज़ीरोज़ हैं और ऊपर भी 4 ज़ीरोज़ हैं, तो नीचे की 4 ज़ीरोज़ को ऊपर की 4 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, जो जो चीज़ें हमें फालतू लिख रखी हैं, और डेसिमल को भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 को डिवाइड कर देंगे, 246 से, तो 3 1 और 3 82 ज़ा। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1 मोलर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोलर लिख रखा है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा। यहाँ पे M लिखा हुआ है मोलर, तो मतलब ये मोलैरिटी दे रखी है। मोलैरिटी की टर्म्स में हमने कंसंट्रेशन लिखा है, और मोलैरिटी क्या होती है, ये होती है मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो या मोल्स, जैसे हम मोल्स पर वॉल्यूम लिखते हैं ना, वैसे ये दे रखी है हमें, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है मोल्स पर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हमें इन्होंने दे रखा है वैल्यू। तो 0.1 ये हमारी कंसंट्रेशन जो यहाँ पे है ना, ये आ रखी है मोलर के अंदर। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। ये इसका कंसंट्रेशन का फॉर्मूला भी यही होता है, मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। लेकिन हमने कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन में वॉल्यूम में, मतलब मोल की टर्म्स में तो लिख दी है, मतलब मोल्स पर लीटर में अभी हमने निकाली है, लेकिन हमें निकालनी किस में होती है, इस वैल्यू को हमें निकालना होता है ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो मतलब मोल्स को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। मोल्स को जब भी हमने ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें कौन सा सोल्यूशन दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर शुगर सोल्यूशन। तो शुगर के जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, जो कि क्या होता है 342, ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। सो हम 342 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 342 वन ज़ा क्या होता है 342, और 0.1 में एक डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो 34.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा ग्राम पर लीटर में। पहले किस में था, पहले था मोल्स पर लीटर में, अब किस में आया है, अब आया है ग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो ये फ़र्क है, हमने मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 grams of protein. The osmotic pressure
of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ bar. Calculate molar mass. तो यहाँ पे इन्होंने हमें मोलर मास निकालने के लिए बोला है, तो ये हम लिख देंगे कि हमें इसे फाइंड करना है. आगे इन्होंने हमें वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे कि इन्होंने हमें वॉल्यूम दे रखी है. तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम दे रखी है इन्होंने हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब. तो 200 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे. सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिखते हैं, तो 100 सीसी भी लिख सकते हैं इसको. अब 200 सीसी का मतलब क्या होता है, 200 मिलीलीटर. मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना होता है लीटर के अंदर. तो लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो क्या लिख देंगे, 200/1000. तो अब ये वैल्यू लीटर में आ जाएगी. 2 0 से 2 0 कैंसिल किया तो 0.2 लीटर आ जाएगा हमारा वॉल्यूम. तो ये हम अपना डायरेक्ट पुट कर सकते हैं फॉर्मूला के अंदर. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. आगे इन्होंने हमें और कौन कौन सी वैल्यूज़ दे रखी हैं. इन्होंने हमें केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, इन्होंने हमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इन्होंने हमें दे रखा है कि 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमने लिया है. तो ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट का मास कितना हो गया, 1.26. ठीक है, तो 1.26 हो गया मास ऑफ दी सोल्यूट. अब हमें निकालना है मोलर मास. हमें इन्होंने साथ में पाई की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर भी दे रखा है. तो टेम्परेचर इन्होंने हमें क्या दे रखा है, टेम्परेचर है 300 केल्विन. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर लिखा, फिर हमने लिखा यहाँ पे पाई की वैल्यू जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार. ठीक है, तो ये हमें गिवन वैल्यूज़ दे रखी हैं सारी, और ये सारी गिवन वैल्यूज़ हैं. अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें मोलर मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो गिवन दे रखा है हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला. क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई वी इज़ इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे. ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. अब हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं. तो पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू वी कितना है, वॉल्यूम कितना है 0.2 लीटर. तो 0.2 लीटर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू NRT. एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स क्या होता है, सॉल्यूट का मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास. सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है 1.26. तो लिखेंगे 1.26 अपॉन में हमें मोलर मास नहीं पता है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास होता है ना. तो मोलर मास तो हमें निकालना है, तो M लिख देंगे. और इनटू में नीचे क्या आता है, पाई वी इज इक्वल टू N लिख दिया हमने. अब RT को से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हमें बार में दे रखा है, तो इसमें हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, जब बार में दिया होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो R की वैल्यू, देखो R की वैल्यू 3 होती हैं. जब हमें नॉर्मली जब बार के अंदर दिया तो हम यूज़ करेंगे वैल्यू 0.08231. जब ATM में होता था तो हम वैल्यू यूज़ करते थे 0.0821. लेकिन क्योंकि यहाँ पे बार में दे रखा है तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0.0831. ठीक है, तो अब क्या डालेंगे यहाँ की वैल्यू 0.0831 इंटू टेम्परेचर डालेंगे. अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन. तो यहाँ पे हमने 300 केल्विन डाल दिया. अब हमें जो निकालने हैं M निकालना है उसको उस साइड ले जाएंगे और बाकी सारी चीज़ों को नीचे ले जाएंगे. तो जो फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे लिखते हैं और जो गिवन है वो सारी चीज़ों को एक साइड पे लिख देते हैं. तो M को ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको हम M को ऊपर लेके चल जाएंगे. तो M इज़ इक्वल टू 1.26 ऊपर ही रहेगा, 1.26 इंटू 0.0831 इंटू 300 के टेम्परेचर है अपॉन में जो सब उस साइड था, लेफ़्ट साइड था, वो नीचे आ गया. 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम सारी ये डेसिमल वगैरह को हटाएंगे. देखो 1.26 के अंदर भी 2 डिजिट के बाद है डेसिमल और 2.57 के अंदर भी 2 डिजिट के बाद है डेसिमल. तो इसको हटा के नीचे 0 आएगा, दूसरे वाले को हटा के ऊपर 0 आएगा. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेसिमल तो वैसे ही हट गया. अब आगे देखते हैं. आगे ये देखो यहाँ पे 0.2 है, 0.2 को कैंसिल करेंगे इस डेसिमल को तो ऊपर 10 आ जाएगा.
ठीक है, क्योंकि एक डिजिट के बाद है ना डेसिमल, तो ऊपर 10 आ गया, तो यहाँ से हमने पॉइंट को और 0 को हटा दिया। ओके, अब ये हम 0.0831 को हटाएंगे क्योंकि 4 डिजिट के पहले था डेसिमल, तो यहाँ पे हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। अब ये हमने 3 ज़ीरोज़ ऊपर को से 3 ज़ीरोज़ नीचे वाली को कैंसिल किया है। ये जो 10 इंटू 10 की पावर -3 नीचे से रखा है ना, जब ये ऊपर जाएगा ना हमारे आंसर में, तो 10 की पावर +3 हो जाएगा ये, ठीक है। और जब हम ये सब कुछ कैलकुलेट वगैरह कर लेंगे तो इसमें हमारा जो वैल्यू आएगी मोलर मास की, वो क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी 61639 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मोलिकुलर मास की या मोलर मास की, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर मोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4% सोल्यूशन ऑफ शुगर of sucrose C12H22O11 is isotonic with 3% solution of unknown organic substance. We have to find the molar mass of the unknown substance. तो यहाँ पे हमने मोलर मास निकालना है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, आइसोटोनिक। तो इस वर्ड आइसोटोनिक का मीनिंग क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें वो, अगर मैंने 2 सोल्यूशन लिए हैं A और B या 1 या 2, तो उन दोनों सोल्यूशंस का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सोल्यूशंस का सेम होगा, ठीक है। तो अगर एक सोल्यूशन मैंने ले लिया पाई 1 और दूसरा मैंने सोल्यूशन ले लिया 2, तो पाई और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, पाई 2, तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 = पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अब हमें जो भी ये गिवन दे रखा है, हमें 2 सॉल्यूशंस दे रखे हैं ना, उनमें हमें जो गिवन दे रखा है हम वो सब चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हमें पहले दे रखा है इन्होंने 4% सॉल्यूशन है सुक्रोज का C12H22O11 का, और 3% है अननोन का। तो हम सबसे पहले सुक्रोज लिखेंगे कि सुक्रोज का कितना है, 4% सॉल्यूशन है, ठीक है। C12H22O11 है ये इसका फॉर्मूला। सबसे पहले तो 4% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 4% सॉल्यूशन का मतलब होता है 4 ग्राम सोल्यूट, मतलब 4 ग्राम सोल्यूट इन 100 cc ऑफ सोल्यूशन, 4 ग्राम सोल्यूट इन 100 cc ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे सोल्यूट का मास दे दिया 4 ग्राम, ठीक है। ये इसका जो मास है, मतलब जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो दूसरे वाले के इक्वल में होगा। तो ये इन्होंने हमें पहले सुक्रोज का दे रखा है। अब हम चलेंगे अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर। तो अननोन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे रखा है इसका हमें 3% सोल्यूशन दे रखा है। 3% सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 3 ग्राम्स हैं सोल्यूट के इन 100 cc ऑफ सोल्यूशन, ओके। तो 3 ग्राम सोल्यूट इन 100 cc ऑफ सोल्यूशन। सो अब हम इन दोनों के ही ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल में रख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कॉम्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है ना हमें 100 cc। तो यहाँ पे हम दोनों का ही देखो, पाई जो दोनों का होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है ना। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हमें वॉल्यूम दे रखी है। वैसे तो फॉर्मूला हम पाई = CRT होता है, ठीक है, पाई = CRT। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पाई = CRT लिखा, यहाँ पे C कंसनट्रेशन है, ठीक है। अब देखो C क्या होती है, कंसनट्रेशन, वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N/V × RT, ठीक है। तो पाई = मोल्स कितने होंगे, मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है यहाँ पे 4 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सुक्रोज का, सुक्रोज दे रखा है ना, इसका फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला में जब जो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे गिवन मास क्या आएगा, यहाँ पे मास गिवन मास था 4 ग्राम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास सुक्रोज का क्या आएगा 342। तो 342 अपॉन में वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, वॉल्यूम के ऊपर दे रखा है हमें, वॉल्यूम दे रखा है 100 cc, ठीक है। तो 100 cc को जब हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड, ये 100 cc मतलब 100 ml है, जब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1 लीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे ना हम, तो 0.1 वैल्यू लिखी।
और इंटू आर टी सेम रहेगा। क्यों ऐसे हमने लिखा हुआ, क्योंकि दोनों को इक्वल जब डालेंगे ना तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अभी हम ये चीज़ आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं अननोन वाले जो अननोन हमें सोल्यूशन दे रखा था उस पे हम चलते हैं। उसका निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। तो पाए यहाँ पे भी हम क्या डालेंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पे गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 3 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो 3 अपॉन में गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता तो m इंटू वॉल्यूम यहाँ पे भी 100 cc दे रखा है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 और ऊपर आ जाएगा इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो ये हम इन दोनों को अब क्या कर देंगे, इक्वेट करेंगे। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इनको हम ऊपर इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो सॉल्यूशंस हमें दे रखे हैं, एक हमें सुक्रोज का दे रखा है और एक हमें अननोन सोल्यूट का दे रखा है, अननोन सब्सटेंस का दे रखा है। इन दोनों पाए को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो पहले में क्या आया था, 4 अपॉन में 342 इंटू 0.1 ऊपर है आर इंटू टी इज़ इक्वल टू 3 अपॉन में मोलिकुलर मास नहीं पता था तो m लिख दिया, m इंटू 0.1 और ऊपर आर टी। अब ये जो आर टी है और आर टी है, इन दोनों एक आर टी से एक आर को कैंसिल करेंगे और एक टी से एक टी को कैंसिल करेंगे, तो आर टी कैंसिल विद आर टी। 0.1 को 0.1 से कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या है, 4/342 इज इक्वल टू 3 अपॉन m। तो m को उस साइड ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ को उस साइड ले जाएंगे, तो m इज़ इक्वल टू 342 को ऊपर ले जाएंगे तो 342 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ जाएगा। 3 इंटू 342 पान में 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 2 4 हो गया, 2 2 4, 2 1 2, 7 14 और 2 1। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 256.5 ग्राम पर मोल। तो ये क्योंकि जो हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाला ना, हमने m निकाला है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे पास एक आइसोटोनिक सोल्यूशन गिवन है और जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों के पाई को इक्वेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, at 300 Kelvin 36 gram of sucrose C6H22O6 present per liter in its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the another glucose solution is 1.56 bar at the same temperature, calculate the कंसनट्रेशन ऑफ द अदर सोल्यूशन। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना इन्होंने दो चीज़ें सेम दे रखी हैं। एक तो इन्होंने बोला कि पहले वाला सोल्यूशन ग्लूकोज का है, दूसरा सोल्यूशन भी ग्लूकोज का ही है, और ऊपर से इन्होंने टेम्परेचर भी सेम बोला है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हो गई। टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ग्लूकोज सेम है ना, तो सोल्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी जो सॉल्वेंट है वो भी सेम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने हमें सिंपल यहाँ पे दो ऑस्मोटिक प्रेशर्स दे रखे हैं। हम क्या कर देंगे, इन दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर्स को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे। पाई इज इक्वल टू सी आर टी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर इन्होंने हमें सेम दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है और आर तो है ही, होता ही गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी सेम रहेगी दोनों में। ठीक है, तो बेसिकली फ़र्क आ किस में रहा है, फ़र्क आ रहा है पाई इज इक्वल टू सी में, या ये है मेन। तो यहाँ पे ना जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे हमें दोनों को कैलकुलेट कंपेयर करके, हाँ ना, हमें एक दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर पता है और एक की कंसिडरेशन भी पता है, दूसरे की निकालनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं पाई 1 अपॉन में पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। पाई 1 अपॉन में पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ये कंपैरिजन की काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई 1 की वैल्यू हम डालेंगे। पाई 1 की वैल्यू कितनी है, 4.98 अपॉन में पाई 2 की वैल्यू है 1.52, दोनों ही बार में है ना, तो 1.52 इज इक्वल टू क्या दे रखा है अब इन्होंने, C1 अपॉन में C2। ठीक है, हमें C2 निकालना है ना। C1 कितना है, देखो कंसनट्रेशन पहले की कितनी है, 36 ग्राम्स हम ले रहे हैं ग्लूकोज की।
ठीक है। तो C1 क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम तो देखो दोनों में सेम ही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी हमें लिखने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 36 ग्राम ग्लूकोज का है, तो 36 अपॉन में हमें गिवन मास कितना है, यहाँ पे 36 दे रखा है, तो 36 ग्राम ग्लूकोज लिखेंगे। 36 ग्राम ग्लूकोज अपॉन में ये हो गया गिवन मास। मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो वो आएगा 180। ठीक है, तो 180। और देखो वॉल्यूम जो होगा ना दोनों में सेम ही रहेगा, और वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि सोल्यूशन ही सेम है, दोनों ग्लूकोज सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे जब हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट चीज़ों को हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन क्या आ गया, 36 अपॉन में 180। ठीक है, तो अब हम कंसंट्रेशन C1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आगे क्या पुट करेंगे, 36 अपॉन में 180। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे कंसंट्रेशन की 36 अपॉन में 180, और नीचे क्या है C2। तो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 36 अपॉन में 180, ऊपर आ जाएगा 1.52 और नीचे आ जाएगा 4.98। देखो दोनों में यहाँ पे ऊपर जो डेसिमल है 2 के बाद है, नीचे भी 2 के बाद ही है, तो ये जो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0.061 मोलर, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना गिवन आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम ना एक शॉर्ट में रिकैप में देखते हैं कि हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ किए हैं। यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला क्या होता था, सबसे पहला फार्मूला था पाई इज इक्वल टू CRT। ये सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा, है ना। यहाँ पे C कंसनट्रेशन थी, तो जहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कंसनट्रेशन पूछी है वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन जब हमें वॉल्यूम दे रखी है तो कंसनट्रेशन को हम पुट कर देंगे N अपॉन V। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में V होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे N अपॉन V डाल देंगे कंसनट्रेशन की जगह। तो यहाँ पे क्या आ गया, N अपॉन V, और ऊपर आ गया RT। ठीक है, अब इस V को उस साइड ले जाएंगे तो पाई V इज इक्वल टू NRT आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। आगे हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं ना, इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये जो छोटा m है ये होता है गिवन मास, और जो कैपिटल M होता है ये होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में देखो जहाँ पे हमें जैसे कि एक चीज़ हमने कुछ क्वेश्चंस में ना हमें कंपैरिजन दे रखा था कि हमें कंपैरिजन करना था दोनों की कंसंट्रेशन को। हमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा था और एक की कंसंट्रेशन भी हम निकाल पा रहे थे और दूसरे की कंसंट्रेशन हमें निकालनी थी। तो वहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, पाई 1 अपॉन में पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उस एक को एक साइड ले जाएंगे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड ले जाएंगे। सबसे जहाँ पे यूनिक चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो थी आइसोटोनिक सोल्यूशन वाली। आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या सोल्यूशंस थे, वो सोल्यूशन थे जिनमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों सोल्यूशंस का सेम है। अगर मैंने एक सोल्यूशन को A लिया है दूसरे को B लिया है तो दोनों का जो पाई होगा, पाई की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर एक 1 है और दूसरा 2 है तो पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हम इस क्वेश्चन में सेम रख देते हैं, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के इक्वल कर देते हैं दोनों की पाई की वैल्यूज़ को।